देने के लिए। इमो आगे बोलता है मैंने सही बोला ना, पर रग्नीर को नूशिया क्यों बुला रहा है? नो आइडिया, रग्नीर नूशिया बुला रहा है बेसिकली। ऐसा हो सकता है ट्रांसलेशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद रग्नीर नूशिया के बदले रग्नीर द नूशिया हो सकते हैं, फिर रग्नीर द आयरन हो सकता है मेरे भाइयों। इमो का ये लाइन सुन के लोकी ड्रैगन फॉर्म में थोड़ा रोर करता है और बताता है बहुत ज्यादा बकबक हो गया। लोकी बताता है उसने आज तक इससे पहले ऐसे किसी टफ बास्टर्ड को देखा नहीं। इमो की बात कर रहा है और वहीं पर इमो लोकी को बताता है, बेसिकली लोकी को नहीं मतलब सब लोगों को बोलता है, वो बताता है लोकी, स्ट्रॉ हैट, लूफी and Noshia, the Iron Hammer, these three were never destined to serve Imu. Like लूफी, लोकी, रग्नीर कभी इमो को सर्व करने के लिए थे ही नहीं। ये इमो के अलायंस ही नहीं थे मेरे भाई। आगे इमो बोलता है जैसे कि ये लोग मेरा साथ नहीं देंगे, ये लोग मेरे कभी अलायंस थे ही नहीं, तो मु यहाँ पर सारे के सारे लोगों को वाइप आउट कर देगा, वो भी पूरे एग्जिस्टेंस से। हाँ ये मेंशन्ड है मेरे भाइयों। इमो ने हमको पता है लोकी को ऑफर दिया था गॉड नाइट बनने के लिए, लोकी ने ठुकरा दिया। अब ये सेम लोकी रग्नीर एक साथ मिलके इमो के अगेंस्ट ही फाइट कर रहा है। लूफी जो जॉय बॉय है वो भी इमो के अगेंस्ट में है, वही जॉय बॉय जो एक टाइम में इमो का दोस्त था। तो ये सारी चीजों को रिफर करते हुए इमो बता रहा है ये तीनों कभी इमो को सर्व करने के लिए थे ही नहीं। फॉर दैट रीजन इमो इन तीनों को एग्जिस्टेंस से वाइप आउट करने वाला है। ये लाइन फिनिश करके इमो अपना वेपन आगे करता है और उससे हम लोग देखते हैं ब्लैक ओमेन बाहर निकलता है और इमो वहां पर बोलता है लोकी लूफी का हाल वो वैसा ही करने वाला है जैसा उसने डोजन का किया था। डोजन को जैसे उसने जान से मार दिया तो उन दोनों को भी एग्जिस्टेंस से मिटाने वाला है। तो मेरे भाइयों डोजन नाम का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर बेसिकली एग्जिस्टेंस से मिट चुका है। यहाँ पर कौन है डोजन पता नहीं, और उसकी तरह लोकी एंड लूफी को वो मिटाने के बारे में बात कर रहा है। आगे वो अपना वेपन ड्रॉ करता है, हम देखते हैं यहाँ से ब्लैक फ्लेम बाहर आता है, लोकी भी तैयार होता है, इमो अपने ब्लेड को स्विंग करता है, वहां से ब्लैक ओमेन आता है और वहीं पर लोकी यूज करता है रग्ना ट्विन हेम जो एक मैसिव फायर अटैक है मेरे भाइयों। एंड ऑन दी अदर साइड इमो भी अपने वेपन को दोबारा चेंज करता है एंड एक और ब्लैक वेपन हम लोग देखता है, ब्लैक ब्लेड बोल सकता है, बट इस बार इसका शेप और भी ज्यादा डिफरेंट था। एक डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन इमो ने समन किया दोबारा ब्लैक ओमेन से एंड दोबारा लोकी का अटैक इमो से टकराता है, आई मीन इमो के ब्लैक ब्लेड से टकराता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होती है। पर यहाँ पर इस अटैक का स्केल हम लोग देखते एक अलग ही लेवल पर है। यहाँ पर लोकी इमो का बैटल एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। ये सिनारियो थोड़ी देर के लिए शिफ्ट होती है। हम लोग ऑन दी अदर साइड वेस्ट विलेज में रेन गॉडेस जजा को देखते हैं। उसने सारे बच्चों को कैप्चर करके रखा है और वहां पर सारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वहीं पर थे जायंट्स और बता रहे थे उनको बच्चों को सेफ्टी वापस लेना पड़ेगा। हम देखते हैं रेन गॉडेस जजा सारे बच्चों को अपने हाथों के अंदर, जो पूरी बॉडी ऑफ कोर्स पानी से बना है, और सारे बच्चे उसके हाथ के थ्रू पानी के अंदर चले गए। रिप्ली और बाकी सारे पेरेंट्स जजा को बताता है वो बच्चों को ऐसे लेकर जाने नहीं देंगे, बच्चों को ऐसे दोबारा बचाने के बाद। सारे जायंट्स तो वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, मूव करने के लिए तैयार थे, पर वहीं पर चॉपर उनको रोकने के लिए बोलता और बताता है स्टॉप, उनका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, वो लोग कंप्लीटली हील नहीं हुए। अगर वो लोग यहाँ से मूव करेंगे, मसल्स भी हिलाएंगे ठीक से, तो एट दिस रेट वो लोग यहाँ पर मर सकता है मेरे भाइयों। पर जैसे सारे जायंट्स के बच्चों को यार जजा ने कैप्चर कर लिया तो भाई वो एज ए पेरेंट्स यहाँ पर रुक नहीं सकते। तो रिप्ली आगे बताती है उनको फर्क नहीं पड़ता है वो लोग जिए या फिर मरे, बट उनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने यहाँ पर लिया गया तो वो लोग यहाँ पर रुकने नहीं वाले। आगे वो लोग आगे बढ़ता और वही पर देखते हैं रेन गॉडेस जजा अपने हाथों के थ्रू भाई बरसातें करती है, सारे जान स्ट्रगल करते हैं। वहां पर ऑन दी अदर साइड किलिंगहम जजा को ऑर्डर करता है कि चलो 7 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, अभी मूव करो जजा। पर वहीं पर सांजी आता है और जजा को देख के शॉक होता है, बताता है ये चीज एक्चुअली में है क्या। वो जजा के सामने आके खड़ा हो जाता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाती है मेरे भाइयों। आगे हम लोग उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर गानको फ्रीज है, जहाँ रग्नीर ने गानको को फ्रीज किया था और इसी के ऊपर इमो ने अटैक किया था गानको को वहां से रिलीज करने के लिए। पर हम तो देखते हैं यहाँ पर गानको स्टिल फ्रीज है, एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं लगा इमो के अटैक से। तो रग्नीर का आइज इतना ही मजबूत है कि रग्नीर को छोड़ के कोई और इसको पिघला नहीं सकता है मेरे भाइयों, ये कंफर्म्ड है। कोसीमो जो फाइनल विलन है उसके अटैक से भी यहाँ पर कुछ खरोच तक नहीं लगा। गानको जहाँ पर फ्रीज है वहां पर ब्रुक एंड उत्सव परे थे, नामी और जिम्मी भी वही पर थे। तो आगे उत्सव ब्रुक को सवाल करता है वो औरत तुमने उससे फाइट क्यों किया? मैं सिनारियो देख के बता पा रहा था कि वहां पर कुछ तो चल रहा था इसलिए मैं बीच में आया। आगे उत्सव ब्रुक को सवाल करता
करता है क्या ब्रुक उस लड़की को जानता है, क्या वो लड़की ब्रुक का कोई पुरानी दुश्मन है और समथिंग जिसके साथ ब्रुक ने ऑलरेडी फाइट करके रखा है। पर ब्रुक आगे बताता है ना वो कोई दुश्मन नहीं है। ब्रुक बताता है शी इज समवन जिसको कभी उसने इमेजिन नहीं किया वो दोबारा देखने वाला है, पर यहाँ पर उसने देखा। तो इसीलिए इस पूरी सिचुएशन ने ब्रुक को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। आगे ब्रुक बताता है कि वो यहाँ पर एक्चुअली में कंफ्यूज क्यों है। ब्रुक बताता है अगर वो यहाँ पर सच्चे में है तो अब तक उसकी उम्र 77 की होनी चाहिए थी, वो इतनी यंग कैसी है। आगे सुन के नाम ही बताती है कि इसका मतलब ये लड़की कोई और है, आफ्टर ऑल ये एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। और आगे ब्रुक बताता है वो ब्रुक की होमलैंड से बिलोंग करती है, वो ब्रुक की होमलैंड की एक प्रिंसेस थी। और आगे ब्रुक से पता चलता है प्रिंसेस शूरी आगे चल के होली लैंड के लिए निकल पड़ी थी और उसके बाद से आज तक उसने कभी प्रिंसेस शूरी को देखा ही नहीं था। ये सुन के नाम ही उस सब दोनों शॉक हो जाता है। अगर फ्रैंकी गांगो को चेक करके ब्रुक को बताता है वो औरत अभी भी फ्रीज है, उसकी कंडीशन अननोन है, पर अगर सिनारियो ऐसा ही रहे तो वो ज्यादा देर तक शायद सरवाइव नहीं कर सकती है। ये सिनारियो देख के उस ब्रुक को बताता है ओके फिर वो जो सेलेस्टियल ड्रैगन जो फ्रीज हो चुकी है वो एक स्प्लिटिंग इमेज है उसी लड़की का जिसको तुम जानते हो ब्रुक। और उससे बताता है इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता है कि ये लड़के यहाँ पर एल्वेफ में अटैक करने के लिए आई। पर आगे ब्रुक उसी मोमेंट को याद करता है जब गानको ने उनके रोप्स को अनटाई कर दिया था। इसको याद करके ब्रुक बताता है शी इज डेफिनेटली द वन जिसने हमारे रोप्स को रिलीज किया। ब्रुक बताता है पर उसने ऐसा किया क्यों। ब्रुक आगे याद करता है गानको ये करते हुए बता रही थी ब्रुक को यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से भागने के लिए। ये याद करते हुए ब्रुक बताता है उसको पता कैसे चला कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम ब्रुक है। उसको पता कैसे चला अगर ये प्रिंसेस शूरी नहीं है तो पॉइंट तो है मेरे भाई। पर आगे ब्रुक बताता है ये बताने के बाद वो अगेन दोबारा डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ले चुकी थी। ब्रुक बताता है उसने नोटिस किया गानको की अलग अलग पर्सोना है। फर्स्ट पर्सोना उन लोगों को बचाया, रोप्स को अनटाई किया, पर उसके बाद ही सेकंड पर्सोना आया जो डिमोनिक फॉर्म लिया। ब्रुक बताता है देख के लग रहा है उसके पास 3 डिफरेंट पर्सोना है, पर वही पर नाम ही बताती है कि ऐसा हो सकता है कोई उसको कंट्रोल कर रही हो। आगे जिम्मे बताते हैं अगर बैक देन ऐसा कुछ होता वो लोग भरोसा नहीं करते, पर अभी यहाँ पर डोमिनिवर्सी का सिनेरियो देख के उनको यहाँ पर लग रहा है कि ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है कि उसको शायद कोई कंट्रोल कर रहा है। आगे जिम भी ब्रुक को बताता है उनको यहाँ पर जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा वो लोग क्या करेंगे, उसको जिंदा रखेंगे या फिर यहाँ पर मार देंगे। बिकॉज वो लोग जल्दी डिसाइड नहीं करेंगे तो ठीक से एक्ट भी नहीं कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं ब्रुक एकदम से टूट पड़ता है और बताता है ये सिनारियो बहुत ही पुराने टाइम की बात, बहुत ही लंबे टाइम की बात है जब प्रिंसेस शूरी बहुत ही छोटी सी बच्ची थी और ब्रुक भी बहुत ही ज्यादा यंग था। ब्रुक बताता है ये सिनारियो हुआ था एक ऐसे किंगडम में जो अभी गिर चुका है, द किंगडम ऑफ एस्पेरिया, एक म्यूजिकली वाइब्रेंट किंगडम जो इंस्ट्रूमेंट से क्राफ्टेड था। और इसी लाइन के साथ फाइनली हम लोग पुराने फ्लैशबैक में आ जाते हैं। नैरेटर बताता है ये सिनारियो आज से 70 साल पुरानी है मेरे भाई। सुबह 4 बजे का सिनारियो देखता और वहां पर कोई तो गाना गा रहा था और वहीं पर सीन में हम लोग ब्रुक की हाफ फेस को देखते हैं जहाँ पर ब्रुक वाज सिंगिंग, बाकी बिंकी साके स्टाइल में गाता है नोबडी नोज द सीक्रेट दैट शी होल्ड्स, सो मेनी ओशंस स्टिल अननोन, आई वांट टू सी देम ऑन माय ओन। आगे वो चिल्ला के गाता है गुड मॉर्निंग मरमेड, लाइक बिंकी साके के स्टाइल में थोड़ा गाता है नो मोर सिटिंग अराउंड वेटिंग फॉर द विंड, लेट्स हिट द सीज अगेन टुडे बेबी। कुछ लोग ब्रुक का ये गाना एंजॉय कर रहे थे बट कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। आगे हम देखते हैं प्रिंसेस शूरी जाग जाते हैं, ब्रुक को गुड मॉर्निंग बोलती है, वो एक छोटी सी बच्ची है। और वहीं पर आगे हमारे सामने ये एपिक पैनल आता है किंगडम ऑफ एस्पेरिया का, और इस पैनल में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ब्रुक निका पोज में है मेरे भाइयों। और ये 70 साल पुराना फ्लैशबैक है मेरे भाई। ओडा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ब्रो, बिना कोई डाउट के। इस पैनल के बैकग्राउंड में ब्रुक बताता है वो एक सेक्सी मरमेड से शादी करना चाहता है, जो सुन के प्रिंसेस शूरी चिल्लाती है और बताती है शट अप ब्रुक, ये व्यू देखो कितना बढ़िया है। आगे हमको बताया जाता है दिस इज द लैंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्राफ्ट्समैन, द किंगडम ऑफ एस्पेरिया। आगे हम लोग मिलिट्री क्वार्टर के एस्पेरिया पैलेस में चले जाते हैं और हमको पता चलता है ब्रुक का जो स्लाइसिंग स्टाइल है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। यहाँ के लोग ब्रुक को बताता है कि चलो ब्रुक हमको भी सिखा दो ऐसे कैसे स्लैश करता है। ब्रुक के स्लैश स्टाइल को लोग बताता है स्विफ्ट स्लैश, जो वो लोग सीखना चाहता है। आगे हमारे सामने फाइनली ब्रुक का ये एपिक पैनल आता है प्रिंसेस शूरी के साथ, जहाँ ब्रुक
बिंग के साके एक अलग ही लिरिक के साथ गाने लगता है, एंड द लिरिक्स आर सेलिंग द होल डे थ्रू, लीव इट टू द वेव्स एंड ब्रीज, पास्ट द टाइड, टचिंग विद दिस बर्ड सिंगिंग एज दे फ्लाई। हम तो ब्रुक जैसे नहीं, हम बहुत ही बेसुरा है, पर ब्रुक ऐसे ही गाता रहता है प्रिंसेस शूरी के साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं ब्रुक के पास कोई चश्मा नहीं है, उसके सर पे कोई स्कार नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और ब्रुक के साथ ये छोटी सी बच्ची प्रिंसेस शूरी ब्रुक की तारीफ करती है और बताती है ब्रुक आज बहुत ही अमेजिंग था। और इसी के साथ इस किंगडम में ब्रुक का टाइटल हमको पता चलता है, किंगडम ऑफ एस्पेरिया रॉयल एस्कॉर्ट कॉर्प्स, कैप्टन ब्रुक जिसकी उम्र 20 साल का है। ऑन द अदर साइड किंगडम ऑफ एस्पेरिया प्रिंसेस शूरी जिसकी उम्र बस 7 साल की है। आगे ब्रुक हंस के प्रिंसेस शूरी को बताता है उसकी जो माँ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी माँ ब्रुक की लाइफ की लाइट है, रोशनी है। ये सुन के 7 साल की प्रिंसेस शूरी बताती है किसी के बीवी के लिए ऐसे प्यार में गिरना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ब्रुक जवाब देता है डेंजरस नहीं यार, प्यार तो फ्री है। और ब्रुक का ये लाइन ये सुन लेता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं किंगडम ऑफ एस्पेरिया के किंग रुएन है, जिसके बीवी के ऊपर ब्रुक का क्रश है, मतलब प्रिंसेस शूरी का फादर किंग रुएन। ये सुन के ब्रुक को बताता है क्या डेथ पेनल्टी तुमको डेंजरस साउंड नहीं लगता है? ब्रुक ये सुन के डर जाता है, कांपने लगता है। प्रिंसेस शूरी अपने बाप को देख के बहुत ही खुश होती है। किंग ब्रुक को सवाल करता है जैसे ब्रुक का क्रश उसकी बीवी है तो क्या ब्रुक यहाँ पर सीक्रेटली किंग को असैसिनेट करने के बारे में सोच रहा है? पर ब्रुक ये सुन के बताता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक आउटफुल एक्ट होने वाला है। ब्रुक बताता है वो यहाँ पर नेचुरली वेट करेगा किंग के मरने का। तुम समझ रहे हो भाई। पर वहीं पर 7 साल की प्रिंसेस शूरी ब्रुक को बताती है यहाँ पर ब्रुक को उसके माँ के बारे में भूल जाना चाहिए। वो स्माइल करके ब्रुक की तरफ देख के बताती है जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो ब्रुक को शादी करेगी। ये सुन के भाई किंग रुएन एकदम से रोने लगता है और बताता है दैट्स द काइंड ऑफ थिंग जो बेटी को अपने बाप को बोलना चाहिए ना कि ब्रुक को। और ये सुनने के बाद ब्रुक तो प्रिंसेस शूरी को मना कर देता है और बताता है नहीं। अब ये सुन के किंग रुएन गुस्सा हो जाता है और ब्रुक को वहीं पर एक लात मारता है और बताता है कि तेरी इतनी हिम्मत तो मेरे सामने मेरी बेटी को डंप कर रहा है। पर ब्रुक ये किक लेने के बाद भी बोलता है कि मैं बस एक ही औरत के लिए अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर रहा हूं, एंड दैट इज नन अदर देन द क्वीन जो इसकी बीवी है। भाई अलग ही सिनारियो चल रहा है यहाँ पर इसी बीच में हम लोग देखते हैं गार्ड आ जाता है इंपॉर्टेंट न्यूज लेके। वो बताते हैं गैंग कैवलरी यूनिट पोर्ट से यहाँ पर टाउन के पास आ रहा है। जो स्कॉट कॉर्प्स है वो लोग तो टाउन में ही है पर जो गैंग्स है उनका नंबर कुछ ज्यादा ही है। इससे पता चलता है पैलेस से यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भी जा रहा है पर वो लोग टाइम से नहीं जा पाएंगे। किंग सवाल करता है उनका टारगेट क्या है। ये गार्ड बताता है वो लोग टाउन में ओपेरा देखते टाइम बस क्वीन कैंडल का नाम ही ले रहे थे, उनका टारगेट क्वीन कैंडल है। आगे हमको पता चलता है इस गैंग का नाम है मुरॉन गैंग और ये मुरॉन गैंग के बंदे बहुत सालों से क्वीन कैंडल के पीछे पड़े हैं। वो लोग क्वीन कैंडल को अटैक करने की कोशिश करता है पर जो ओपेरा हाउस का डेंडन मुशी है वो साइलेंट मोड पर है। आगे हम देखते हैं किंग और बाकी सब लोग टेंशन में है और वही पर प्रिंसेस शूरी ब्रुक को बताती है ब्रुक को यहाँ पर कुछ करने के लिए। ब्रुक बताता है मुरॉन गैंग हाँ समथिंग फील्स ऑफ लगता है मैंने आज ही उनसे मिला है शायद कहीं पर। आगे सीन शिफ्ट होते जहाँ पर गैंग है ओपेरा स्ट्रीट वहीं पर हम लोग आ जाता है। देखते ये गैंग के बंदे यहाँ पर तहलका मचा रहा है, लोगों को मार रहा है। वो लोग ओपेरा हाउस की तरफ जा रहे हैं क्वीन कैंडल को वहां से लेकर आने के लिए और ओपेरा हाउस के अंदर हम देखते हैं क्वीन कैंडल यहाँ पर एंजॉय कर रही है पूरे ओपेरा शो को। आगे हम देखते हैं इस ओपेरा हाउस के बाहर सारे गैंग मेंबर्स आ जाता है, चिल्ला के कैंडल को बाहर आने के लिए बोलता और बताता है उनके बॉस मुरोन ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया अगर क्वीन कैंडल यहाँ पर रिफ्यूज कर देगी तो शूट कर सकता है वो लोग उसको। वो लोग बताते हैं आज के दिन इस चीज को वो लोग सेटल करके रहेंगे और हमको पता चलता है इस सीन के बैकग्राउंड का सिनारियो बेसिकली यहाँ पर जो क्वीन कैंडल है मुरोन गैंग के बॉस को ठुकरा दिया, मतलब मुरोन गैंग के बॉस उनको पसंद करते थे। इसी वजह से सालों से यार ये गैंग मेंबर्स बार बार इनको परेशान करते रहते हैं और इस बार नहीं तो उस पार का काम वो लोग करने के लिए आए। सामने से एक रॉयल गार्ड आता है और चिल्ला के बताता है यहाँ पर क्वीन कैंडल को बाहर नहीं आना चाहिए और वहीं पर इमीडिएटली एक गैंग मेंबर उसको वहीं पर शूट करके मार देता है। ऑन द अदर साइड गोली की आवाज सुन के किंग पैनिक करने लगता है पर ब्रुक बताता है चिंता करने वाली बात नहीं, जो मेजेस्टी है जो क्वीन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से वो लोग उनको कैप्चर नहीं कर सकता है। इसी के साथ ब्रुक बताता है मोर इम्पोर्टेंटली देयर फेलियर टू नोटिस इज कंसर्निंग इवन आफ्टर मीटिंग मी एट द पोर्ट। वहीं पर ब्रुक बताता है मैंने तो उनको ऑलरेडी स्लाइस करके रखा है। वहीं पर हम लोग ओपेरा स्ट्रीट के वहां पर देखते हैं सारे के सारे गैंग मेंबर्स स्लाइस हो जाता है मेरा भाई। तो ब्रुक पहले उनसे मिल चुका था पोर्ट में
और वहीं पर उसने स्लाइस किया था और इतने टाइम तक उनको पता ही नहीं चला कि वो लोग स्लाइस थे मेरे भाई। और ब्रूक फाइनली आइकॉनिक लाइन बोलता है कि मैंने तो उनको ऑलरेडी स्लाइस करके रखा है, और वहीं पर हम लोग देखते हैं इसका इफेक्ट वो लोग नोटिस करता है, देयर ऑलरेडी बीन स्लाइस्ड। वो सब लोग वहां पर खत्म हो जाता है, लोग शॉक हो जाता है कि ये लोग ऑलरेडी कट चुका है, ये काम किसने किया। लोग आगे बताता है दैट मस्ट बी कैप्टन ब्रूक्स क्विक स्लैश। लोग आगे बताता है इट्स हमिंग 3 ब्लॉक एरोनॉच कट्स। सब लोग वहां पर ब्रूक की तारीफ करते रहते हैं और वहीं पर हमारे सामने ये एपिक पैनल आता है जहां हम फाइनली क्वीन कैंडल को देखता है। ब्रो ये कैरेक्टर बहुत ही मस्त है, डिजाइन इज टू गुड। और इसी के बैकग्राउंड में नैरेटर हमको बताता है आज से 70 साल पहले एस्पीरिया किंगडम में सबसे ऊपर 2 चमकते हुए तारे थे। एक थी कैंडल द फॉर्मर कैप्टन ऑफ रॉयल एस्कॉर्ट कॉर्प्स एंड एस्पेरियस करंट क्वीन। नैरेटर बताता है जो दूसरा है उसका म्यूजिक यहाँ पर थोड़ा अनपॉपुलर हो सकता है और उसका टारगेट, वो जिस चीज को टारगेट करता है वो लोग खुद रियलाइज नहीं कर पाते कि वो ऑलरेडी स्लाइस हो चुका है। द कैप्टन ऑफ द सरप्राइज अटैक यूनिट ब्रूक ऑफ द हैमिंग ब्लेड फेम्ड बाय द टाइटल स्विफ्ट स्लैश। मतलब ये स्विफ्ट स्लैश का टाइटल उसको मिला जिस टाइटल के लिए वो यहाँ पर फेमस है। वो लोगों को ऐसे काटता है, लोग यहाँ पर रियलाइज नहीं कर पाते कि वो ऑलरेडी स्लाइस हो चुका है। लास्ट में नैरेटर बताता है एट दैट टाइम ये जो एस्पेरिया किंगडम था ये एक पीसफुल किंगडम था। लास्ट में एक और लाइन में एडिटर बताता है ब्रूक इन द डेज ऑफ यूथ। ब्रूक का यंगर डेज में ब्रूक कैसा था, सिनारियो ऐसा ही है मेरे भाई। इसी के साथ इसी एपिक पैनल के साथ चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है,